हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू ब्लूप्रिंट डिजिटल। आज की इस वीडियो में हम समष्टि पारस्परिक क्रियाओं के अंतर्गत परभक्षण यानी कि प्रीडेशन के बारे में पढ़ेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको प्राप्त होती रहे। अब हम आज के टॉपिक पर आते हैं। समष्टि पारस्परिक क्रियाएं में दो अलग अलग जातियों के अथवा एक ही जाति के सदस्यों के बीच आपस में क्रियाएं होती हैं, और ये क्रियाएं इस प्रकार से होती हैं कि या तो दोनों जीवों को लाभ होता है या एक जीव को लाभ होता है, एक जीव को हानि हो सकती है या दोनों जीवों को हानि हो सकती है, अथवा एक जीव को लाभ और एक जीव उदासीन हो सकता है, एक जीव को हानि और एक जीव उदासीन हो सकता है। तो जो समष्टि में पारस्परिक क्रियाएं होती हैं वो बेसिकली 5 प्रकार की होती है। परभक्षण यानी कि प्रीडेशन, स्पर्धा यानी कि कंपटीशन, परजीविता यानी कि पैरासाइटिज्म, सहभोजिता यानी कमेंसलिज्म और सहपकोरिता यानी कि म्यूटलिज्म। इस वीडियो में हम प्रीडेशन यानी कि परभक्षण के बारे में पढ़ेंगे। परभक्षण यानी कि प्रीडेशन वह पारस्परिक क्रिया दो जीवों के बीच होने वाली वह पारस्परिक क्रिया जिसमें एक स्वतंत्र जीवी जीव किसी अन्य जीव को मारकर अपने भोजन के रूप में प्रयुक्त करता है, प्रीडेशन कहलाती है, परभक्षण कहलाती है। वह जीव जो मारकर किसी दूसरे जीव को खाता है वो परभक्षी यानी कि प्रीडेटर कहलाता है, जबकि जिसका शिकार होता है, जिसको मारा जाता है, उसे प्रे और शिकार कहते हैं। तो परभक्षण यानी कि प्रीडेशन एक ऐसी पारस्परिक क्रिया है जो दो जीवों के बीच होती है, जिसमें से एक स्वतंत्र जीवी जीव जिसे प्रीडेटर कहते हैं वो किसी अन्य जीव को मारकर अपने भोजन के रूप में प्रयुक्त करता है, और जो भोजन के रूप में प्रयुक्त होता है उसे हम शिकार यानी कि प्रे कहते हैं। अब जीवों में अनेक प्रकार के एग्जाम्पल है जो प्रीडेटर्स और प्रे का जो संबंध होता है, प्रीडेशन, उसको प्रकट करते हैं। जैसे नंबर 1 है कीट, हारी, कवक। जो इंसेक्टिवोरस फंजाई होती हैं वो इंसेक्ट्स को मारकर खा जाती हैं, जैसे डक्टाइलेलिया और डक्टाइलेरिया। इसके बाद मांसाहारी जंतु, कार्निवोरस जो एनिमल्स होते हैं जैसे शेर, चीता, सर्प आदि। तीसरा जो एग्जाम्पल है इसका वो है कीटहारी पौधे, कीटहारी पौधे जैसे ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया, नेपन्थीज आदि। ड्रोसेरा, यूट्रिकुलेरिया, नेपन्थीज जैसे कीटहारी पौधे दोहरी प्रवृत्ति शो करते हैं, डोल नेचर प्रदर्शित करते हैं। ये प्रकाश संश्लेषी पौधे होते हैं, लेकिन ये ऐसी भूमि पर उगते हैं जहाँ पर नाइट्रोजन की कमी होती है, और अपनी नाइट्रोजन की कमी को पूरा करने के लिए ये कीटों को मारकर उनको डाइजेस्ट कर लेते हैं, पाचित कर लेते हैं, उनके नाइट्रोजन को अपनी बॉडी में यूज़ कर लेते हैं। अपनी ही जाति के सदस्यों को खाना, अपनी ही जाति के सदस्यों को भोजन के रूप में यूज़ करना कैनाबेलिज्म कहलाता है। कैनाबेलिज्म, नरभक्षिता बोलते हैं हिंदी में। तो अपने ही जीव को खाना कैनाबेलिज्म कहलाती है, जैसे कॉकरोच, मकड़ी, दीमक, और जो सैंड टाइगर, शार्क एटसेट्रा है वो अपने ही जाति के सदस्यों को खा सकते हैं। प्रीडेशन एक जैव नियंत्रण उपाय है, बायो कंट्रोल मेथड होता है। जीवों की संख्या को नियंत्रित करने का एक जैव मेथड होता है, बायो कंट्रोल मेथड होता है, जैव नियंत्रण मेथड होता है। पौधों में जो पौधों को खाने वाले जीव होते हैं, प्राणी होते हैं, वो भी परभक्षी ही कहलाते हैं। ये नहीं है कि जो केवल मांसाहारी जीव है वही
परभक्षी कहलाते हैं। परभक्षी वो होता है जो किसी दूसरे को मार कर खाता है, जो पौधों को खा रहे हैं वो भी परभक्षी ही होते हैं। परभक्षी जो परभक्षियों का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है वो विभिन्न पोषक स्तरों में ऊर्जा का संचरण करना होता है, भोज्य पदार्थों का संचरण करना होता है। जैसे एक छोटी सी खाद्य श्रृंखला में घास उत्पादक होते हैं, प्रोड्यूसर्स होते हैं। घास को खाता है ग्रास होपर, ग्रास होपर को खाता है मेंढक, मेंढक को खाता है सर्प यानी कि स्नेक, और स्नेक को खाता है मोर या अन्य कोई पक्षी। तो इस जो फूड चेन है इसमें ये उत्पादक होते हैं यानी कि प्रोड्यूसर्स, ये प्राथमिक उपभोक्ता, ये द्वितीयक उपभोक्ता, ये तृतीयक उपभोक्ता, और ये टॉप उपभोक्ता यानी कि टॉप कंज्यूमर्स यानी कि उच्च उपभोक्ता होता है। तो जो ये कार्निवोरस एनिमल्स दिख रहे हैं यहाँ पर, तो ये जो एनिमल्स हैं ये इससे अपना भोजन लेता है। तो ये परभक्षी हो गया इसके लिए, ये परभक्षी हो गया, ये परभक्षी इसके लिए, ये परभक्षी इसके लिए। तो परभक्षियों का मेन काम किसी भी फूड चेन में, खाद्य श्रृंखला में भोजन को, ऊर्जा को कंडक्ट करना होता है। लेकिन इसके अलावा ये अनेक कार्य और करते हैं। जैसे सबसे पहले अगर शिकारी की अनुपस्थिति हो जाए तो शिकारी की अनुपस्थिति होने पर जो शिकार होते हैं उनकी जो प्रजाति होती है, उनकी जो संख्या होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है, अनियंत्रित हो जाती है, उनकी समष्टि घनत्व बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और इससे इम्बैलेंस हो जाता है, अनियंत्रित स्थिति आती है, असंतुलन की स्थिति आ जाती है। अतः जो परभक्षी होते हैं वो न केवल किसी भी खाद्य श्रृंखला में भोज्य पदार्थों को और ऊर्जा को कंडक्ट करते हैं, उनका संचरण करते हैं, बल्कि वो अपनी जो शिकार है, जो शिकारी प्रजाति है, जैसे ये अगर ना हो तो इसकी प्रजाति बहुत ज़्यादा हो जाएगी, अगर मेंढक ना हो तो ग्रासहॉपर बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, मेंढक अगर स्नेक्स ना हो तो मेंढक बहुत ज़्यादा जाएंगे। तो जो शिकार की जो प्रजाति है उसकी संख्या बहुत ज़्यादा हो जाएगी, जिससे असंतुलन की स्थिति भी जाएगी, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस हो जाता है। दूसरा, जब किसी भौगोलिक क्षेत्र में कोई विदेशज यानी कि एक्सोटिक स्पीशीज आ जाती हैं, दो प्रकार की स्पीशीज होती है, देसी यानी कि इंडिजिनस जो वहीं की किसी विशेष क्षेत्र की स्पीशीज होती हैं, और दूसरी होती है विदेशज यानी कि एक्सोटिक स्पीशीज जो बाहर की स्पीशीज होती हैं। तो जब किसी क्षेत्र में विदेशज स्पीशीज यानी कि एक्सोटिक स्पीशीज लाई जाती हैं तो वह वहाँ जाकर आक्रामक हो जाती है, उस विशेष जगह पर आकर वो आक्रामक हो जाती है, क्योंकि वहाँ उसके प्राकृतिक यानी कि नेचुरल परभक्षी प्रेडेटर्स उपस्थित नहीं होते। इसलिए वो जब पहली बार पहुँचती है तो वो उसकी जो वृद्धि होती है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है। जैसे 1920 के आरंभ में ऑस्ट्रेलिया में कैक्टस की एक प्रजाति लाई गई और उसने वहाँ पर बहुत कम समय में लाखों हेक्टेयर भूमि पर अपना कब्जा कर लिया, अर्थात उसने वहाँ पर बहुत ज़्यादा एरिया में वो फैल गई। जो कैक्टस 1920 में ऑस्ट्रेलिया में लाया गया वो एक बहुत बड़े एरिया में फैल गया और वो लाखों हेक्टेयर भूमि में बहुत कम समय में फैलकर उसने तबाही मचानी शुरू कर दी। और अंत में जब एक परभक्षी, जो कैक्टस को खाने वाला परभक्षी यानी कि एक शलभ, एक मौत को वहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया, वहाँ पर लाया गया, तब जाकर उस कैक्टस की जो अनियंत्रित वृद्धि थी, जो इम्बैलेंस कर रही थी, उसको कंट्रोल में लाया जा सका, उसको नियंत्रित किया जा सका। परभक्षी का जो नेक्स्ट काम है जो होता है वो किसी भी जैव समुदाय में, किसी भी बायोटिक कम्युनिटी में जो विभिन्न प्रकार की स्पर्धी जातियां होती हैं, यानी कि शिकार जिन से लिया जाता है, अर्थात कोई परभक्षी जिन जातियों से अपना शिकार लेता है, तो वो जो जातियां होती हैं उन्हें हम स्पर्धी जातियां बोलते हैं, क्योंकि उन सब से ही जो परभक्षी होता है वो अपना भोजन लेता है। तो जब किसी समुदाय में जातियों की विविधता प्रेजेंट होती है तो किसी भी परभक्षी के कारण वहाँ पर जो स्पर्धी जातियों की, जो शिकार की जातियों की जो
डाइवर्सिटी होती है, विविधता होती है, वो शिकार की उपस्थिति में बरकरार रहती है। और शिकार को वहाँ से हटा लेने पर या शिकारी के वहाँ से हटा लेने पर या शिकारी की अनुपस्थिति में, तो जो शिकार प्रजातियाँ होती है उनका जो विविधता होती है, उनकी जो डाइवर्सिटी होती है वो डिस्टर्ब हो जाती है। वो क्या नाम है, वो जो इसकी जो अनियंत्रित हो जाती है, अर्थात कोई स्पीशीज़ वहाँ पर नष्ट होने लगती है, कोई ज़्यादा बढ़ने लगती है। जैसे इसका एक एग्जाम्पल आता है जो अमेरिकी प्रशांत तट के जो चट्टानी अंतर्ज्वारी है, यानी कि इंटरटाइडियल समुदाय में पाइजेस्टर जो होती है, पाइसेस्टर तारामीन स्टारफिश होती है, ये वहाँ पर एक प्राकृतिक परभक्षी है, एक वहाँ पर प्रेडेटर होती है। और प्रयोगशाला से बाहर किए गए एक प्रयोग में जब इस तारामीन को, स्टारफिश को वहाँ से हटा लिया गया, तो 10 वर्षों, मतलब 1 वर्ष से कम समय में 10 से अधिक जातियाँ थी जो एकशोरिक जंतुओं की, जिनसे वो भोजन प्राप्त करती थी तारामीन, उनकी 10 से ज़्यादा प्रजातियां 1 वर्ष से कम समय में ही विलुप्त हो गई, यहाँ से ख़त्म हो गई। इससे ये क्या प्रकट होता है कि कोई भी परभक्षी न केवल भोजन को एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल में ट्रांसफ़र करता है, शिकार की जाति को मेंटेन रखता है, लेकिन इसके अलावा वो शिकार की जो जातियाँ होती हैं उनके अंदर उनके कारण जो वहाँ पर डाइवर्सिटी पाई थी, किसी भी जैव समुदाय में जो उसकी अनेक शिकार जातियों की जो विविधता है उसको भी बरकरार रखता है। और अगर शिकारी वहाँ पर ना हो तो वहाँ पर जो शिकार की जो जातियाँ हैं उनका जो विविधता है, उनकी जो डाइवर्सिटी है वो गड़बड़ा जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है, जिससे कई जातियाँ विलुप्त हो जाती हैं। अगर परभक्षी ज़रूरत से ज़्यादा दक्ष होता है और वो अपने शिकार का अति दोहन करता है, बहुत ज़्यादा दोहन करता है, तो कुछ समय में उसका जो शिकार होता है, उसकी जो जातियाँ होती, शिकार की जो जातियाँ हैं, प्रे की जो जातियाँ हैं, वो वहाँ से ख़त्म हो जाएंगी। और ख़त्म होने के कारण उसके भोजन उपलब्ध नहीं होने के कारण कुछ समय बाद जो प्रीडेटर है, जो परभक्षी जाति है, वो भी नष्ट हो जाएगी। इसीलिए नेचर में सामान्यतः जो परभक्षी होते हैं, जो प्रीडेटर्स होते हैं, वो प्रूडेंस होते हैं, अर्थात विवेकी होते हैं, और वो जितनी आवश्यकता होती है उतना ही शिकार करते हैं, उससे बाहर ज़्यादा शिकार नहीं करते। जितनी आवश्यकता होती है उतना ही शिकार करते हैं। अब शिकार की सुरक्षा प्रक्रियाएं, यानी कि जो प्रे डिफेंस मैकेनिज्म होती है, अब प्रे भी अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ मैकेनिज्म, कुछ ना कुछ प्रक्रियाएं विकसित कर लेते। विकास के दौरान उन्होंने अपनी बॉडी में अनेक परिवर्तन किए, अनेक अनुकूलन किए, जिससे वो जो प्रीडेटर्स हैं उनसे बच सके। जैसे कीटों और मेंढकों की अनेक जातियां परभक्षी से आसानी से बचने के लिए या परभक्षी द्वारा आसानी से पहचाने में ना आने के लिए उन्होंने अपने अंदर विकास के दौरान ऐसी तकनीक विकसित की कि वो गुप्त रूप से रंगीन, यानी कि छद्मावरण प्रस्तुत करती, कैमोफ्लेज उत्पन्न करती हैं, और वो आसपास के वातावरण में इस प्रकार से छुप जाती हैं कि वो वहाँ पर दिखाई नहीं देती। जैसे अनेक जो तितलियाँ होती हैं वो सूखी पत्तियों जैसी दिखाई देती हैं और वो पत्तियों के बीच में आसानी से दिखाई नहीं देती। और भी अनेक जीव होते हैं जो कैमोफ्लेज प्रदर्शित करते हैं। इसके अलावा कुछ शिकार जातियाँ विषैली होती हैं, अर्थात उनके अंदर पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं, जिसके कारण जो परभक्षी होते हैं उन्हें नहीं खाते हैं। वो जो शिकारी होते हैं वो उनको खाने से घबराहट महसूस करते हैं, क्योंकि उनको पता है उसे खाने से दिक्कत होती है। जैसे एक मोनार्क जो है बटरफ्लाई तितली, मोनार्क तितली अपने अंदर एक पॉइजनस सब्सटेंस बनाती है और संचित करती है। वो ये जो पदार्थ होता है, विषैला पदार्थ, एक विषैले वीड को खाकर अपनी कैटरपिलर स्टेज में, इल्ली स्टेज में से खाकर अपनी बॉडी में रखती है, और जिसके कारण ये जो तितली होती है वो अपने परभक्षी जो पक्षी होते हैं बेसिकली उनके लिए अरुचिकारी हो जाती है, अर्थात वो स्वाद उनके लिए सही नहीं होता, वो स्वाद में खराब हो जाती हैं, जिसके कारण जो परभक्षी पक्षी हैं उनको नहीं खाते हैं।
पौधों के लिए जो शाकाहारी जंतु होते हैं, जैसे अब ये शाकाहारी जंतु है, तो ये पौधों के लिए ये जो शाकाहारी जंतु होते हैं वो प्रीडेटर्स होते हैं, और पौधे भी अपने आप को बचाने के लिए कुछ ना कुछ प्रक्रियाएं उन्होंने विकास के दौरान डेवलप करी हैं। इनके अंदर जो परेशानी होती है वो और ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि जो प्लांट्स होते हैं वो चलन नहीं कर पाते हैं और वो अपने परभक्षियों से अपनी सुरक्षा करने के लिए भाग भी नहीं सकते हैं। 25% से ज़्यादा जो कीट होते हैं वो फाइटोफैगस होते हैं, अर्थात वो पौधों के विभिन्न भागों को खाते हैं, रसों को चूस कर अपना जीवन यापन करते हैं। इसीलिए पादपों में ये जो दिक्कत है वो और ज़्यादा हो जाती है। लेकिन फिर भी पादपों ने अपने आप को बचाने के लिए आखिर अनेक आकारी किए और रासायनिक जो परिवर्तन है या रक्षा विधियां हैं वो विकसित कर ली हैं। जैसे रक्षा के लिए कुछ पौधों में कांटे पाए जाते हैं, और ये कांटे जो होते हैं उन्हें शाकाहारी जंतुओं से बचाते हैं, जैसे कैक्टस और बबूल आदि में। तो ये कैक्टस और बबूल जैसे पौधों में कांटे होने के कारण कोई भी जो शाकाहारी जंतु है जल्दी से इसे नहीं खाता, इसीलिए जो ये पादप होते हैं ये अपने आप को सुरक्षित कर पाते हैं, अन्यथा इन्हें सब जो शाकाहारी जंतु आसानी से खा जाते हैं। इसके अलावा अनेक पादप ऐसे रसायन उत्पन्न करते हैं जो हानिकारक होते हैं, और वो जो शिकारी को खाने वाले जो परभक्षी हैं उनके अंदर जाने पर उनको नुकसान पहुंचाते हैं, वो उनको बीमार कर देते हैं, उनका पाचन का संदमन कर देते हैं, पाचन को ख़त्म कर देते हैं, खराब कर देते हैं, और उनके जनन को भंग कर देते हैं या उन्हें मार भी देते हैं, मार तक देते हैं उनको। इसीलिए ऐसे पादप जिनके अंदर विषैले पदार्थ होते हैं, हानिकारक पदार्थ होते हैं, तो कोई भी शाकाहारी नहीं खाता। जैसे कैलेट्रोपिस खरपतवार जो होती है वो एक विषैला ग्लाइकोसाइड उत्पन्न करता है, और इस विषैले ग्लाइकोसाइड के कारण ही कोई भी शाकाहारी जंतु उसको नहीं खाता। इसीलिए कोई भी पशु और बकरी आदि इन पौधों को नहीं यूज़ करते, पौधों पर नहीं चढ़ते हैं इन पर, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ये ग्लाइकोसाइड होता है जो विषैला होता है और उनकी बॉडी में जाकर वो नुकसान करेगा। इसके अलावा मनुष्य द्वारा जो व्यावसायिक स्तर पर जो प्रयोग किए जाने वाले अनेक पदार्थ हैं, जैसे अफीम है, कुनैन है, इसके अलावा निकोटीन है, कैफीन है, और अन्य पदार्थ जो पादप से प्राप्त करता है मनुष्य, वो वास्तव में वो उनकी सुरक्षा विधि है। वास्तव में वे रसायन जो होते हैं चारकों, यानी कि जो ग्रेजर्स होते हैं, जो घास चरते हैं, उनसे बचने की इन पादपों की ये रक्षा विधि है, क्योंकि ये जो पदार्थ होते हैं इनमें कोई ना कोई ऐसा सब्सटेंस होता है, ऐसा पदार्थ होता है जो उस जंतु के लिए हानिकारक हो सकता है। इसीलिए ऐसे पादप जिनके अंदर ये रसायन बनते हैं और संचित रहते हैं, स्टोर रहते हैं, तो ऐसे पादपों को कोई भी प्लांट, कोई भी जंतु जो है सामान्यतः नहीं खाता, और ये बचे रह जाते हैं और इनकी रक्षा होती है। बच्चों, आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ेंगे। हमारी इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि आपका कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। इस अध्याय को और अच्छे से पढ़ने और समझने के लिए आप चित्रा प्रकाशन की बुक एक्टिव जीव विज्ञान की सहायता भी ले सकते हैं।